आपके पास एक चॉइस होती है रिएक्शंस की, आपके पास रिएक्शन देने की चॉइस है। आप ताली बजा के रिएक्शन दे सकते हैं, आप थम्स अप करके रिएक्शन दे सकते हैं, आप कई बार स्माइल करना चाहते हैं तो स्माइल का भी रिएक्शन दे सकते हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आया, आप सरप्राइज हो गए, उसका भी रिएक्शन आप दे सकते हैं। सारे तरह के रिएक्शन देते रहेंगे तो मुझे पता चलता रहेगा कि आप किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और आपको क्या चीज समझ में आ रही, क्या चीज नहीं समझ में आ रही। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को सीधे पूछना है, डायरेक्ट पूछना है, तो फिर आप चैट करके चैट बॉक्स है वहां भी आप लिख सकते हैं। आपको लगता है बहुत सारा पूछना है, लिख ही नहीं पाएंगे, टाइम निकल जाएगा, तो आप अपने आप को अनम्यूट करिए और सीधे मेरे से पूछिए। तो यू हैव 4 डिफरेंट चॉइस। रिएक्शन देते जाइए, पहला। चैट बॉक्स में कोई सिंपल सा डाउट है तो चैट करते जाइए, दूसरा। तीसरा, आपको लगता है कि मेरे को बात करके सब अपना सवाल पूछना है तो आप ऑडियो चैट पूछ सकते हैं, और आपको फिर भी ऐसा लगे नहीं हो पा रहा है तो आप वीडियो भी ऑन करके सीधे बात कर सकते हैं। तो चलिए, बिफोर वेस्टिंग द टाइम लेट वी स्टार्ट टुडेज अवर लेक्चर। हाँ बोलो बोलो बेटा साक्षी। ओके, तो आई होप आप सभी लोग रेडी हैं। आप एक बार सभी लोग एक बार अपना थम्स अप वाला रिएक्शन करके दिखाइए। एक बार थम्स अप का रिएक्शन दीजिए। केवल 2 ही लोग दे रहे हैं, साक्षी ने नहीं दिया, प्रियांश ने नहीं दिया, युवराज ने नहीं दिया, सौरभ ने नहीं दिया, रिया ने नहीं दिया। ओके, और देखिए ऋतिक ने एक और नई चीज सीख ली है। ऋतिक, आपने हैंड रेज किया है, ये ऋतिक को बहुत बढ़िया फीचर पता है। हैंड रेज करने का मतलब मैं ऋतिक से बात कर सकता हूँ, ऋतिक से सवाल कर सकता हूँ, ताकि ऋतिक के जो भी क्वेश्चन हो ऋतिक मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं, है ना ऋतिक। तो ऋतिक, अच्छा प्रियांश को भी कोई डाउट है तो धीरे धीरे आप लोग इसी तरह से हैंड रेज करते जाइए। तो सबसे पहले ऋतिक से पूछते हैं। ऋतिक बेटा, तुम्हारा क्या क्वेश्चन है मुझे बताओ। अपना म्यूट करो, अपना अनम्यूट करो माइक, और फिर बोलो। अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हो। चलिए, जब भी आपको लगे बीच में तो आप बीच में भी बोल सकते हैं। चलिए एक काम करते हैं, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक को ना केवल पढ़ने वाले हैं बल्कि उस टॉपिक से रिलेटेड हम बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी करने वाले हैं, राइट। तो आर यू मेंटली प्रिपेयर्ड? आप सबके पास आपकी टेबल चेयर जहां बैठे हैं वहां एनसीईआरटी है, क्लास 12th वाली? अगर है तो एक बार ऐसा थम्स अप बताइए, है सबके पास एनसीईआरटी? एवरीवन हैव एनसीईआरटी? जो नहीं है मैं यही कंप्यूटर में घुस के कान घुमा दूंगा आपके, इसलिए जल्दी बताइए है कि नहीं। वेरी गुड, लगभग सभी के पास है, परफेक्ट। और आपके पास एक पेन होना चाहिए लिखने के लिए, उसी किताब में या अलग अपनी कॉपी पर जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको लिखने के लिए। तो एनसीईआरटी होना जरूरी है और एक पेन होना जरूरी है, और चाहो तो एक नोटबुक भी आप रख सकते हैं। तो हम अभी एनसीईआरटी आपको डिस्प्ले करेंगे। ये पूरा जो डिस्प्ले आपके सामने आ रहा है ये डिस्प्ले चेंज हो जाएगा, यहाँ पर एनसीईआरटी दिखने लगेगी, आप उसी एनसीईआरटी पर पढ़ाई करेंगे। तो देखिए आज का जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा उसका नाम है पॉलिनेशन। बड़ा जाना पहचाना सा नाम है पॉलिनेशन। तो कोई भी जो विलिंगली अपनी इच्छा से मुझे पॉलिनेशन के बारे में कुछ भी बताना चाहता है, जो वो जानता है, जो उसने क्लास 10th में, 11th में, 12th में कहीं से भी कुछ भी सीखा है, तो कृपया मुझे पॉलिनेशन के बारे में जो भी आप जानते हैं वो बताएं। ऋतिक बता सकते हैं मेरे को, खुशबू बता सकती हैं, युवराज बता सकते हैं, सौरभ। हाँ बोलो। Transfer of pollen grains from anther to stigma is known as pollination. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबने, मैं 2-3 लोगों का मिक्स में सुन नहीं पाया, लेकिन कुछ लोगों ने ये कहा है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ऐसे करके अलग अलग डेफिनेशन बताई। मैं आपको दिखाता हूँ एनसीईआरटी इस बारे में क्या कहती है। तो आप सब लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाएं, क्योंकि मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ डायरेक्ट एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी में आप देख पाएंगे कि चीजें किस तरह से आपको ये आपके सामने स्क्रीन आ गई और आप स्क्रीन को देख पा रहे होंगे। आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्या दिखा रहा हूं, यहां पर पॉलिनेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है, ये देखिए। और इसी पॉलिनेशन की डेफिनेशन को मैं आपको दिखाऊंगा सबसे पहले। अगर आप देखें, और आपके पास तो है ही, पेज नंबर 27 जरा खोल लो, पेज नंबर 27 जरा खोल लो एक बार। पेज नंबर 27 में एनसीईआरटी लिखती है इन द प्रीसीडिंग सेक्शन। ये देखिए, मैं आपके सामने इसको अंडरलाइन भी करूंगा ताकि आपको समझ में भी आ जाए। ये वाला हेडिंग हम लोग करने जा रहे हैं, ये वाला हेडिंग, ये वाला हेडिंग करने जा रहे हैं।
तो इन द प्रीसीडिंग सेक्शन, इस वाले सेक्शन में you have learned that the male and female gamete in flowering plant are produced in the pollen grain and embryo sac. यानी कि इस लाइन हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा? लाइट शो हो रहा है, लैग हो रहा है। आप एक काम करो, जिन जिन लोगों का लैग हो रहा है ना, सभी लोगों का लैग नहीं हो रहा है, जिन जिन लोगों का लैग हो रहा है वो एक काम करें, अपना कैमरा बंद करें और अपना माइक भी बंद कर दें। और अगर फिर भी लैग हो रहा है तो एक बार मीटिंग को लीव करके मीटिंग को दोबारा ज्वाइन करें। और मैं आपको एक गुड न्यूज देता हूं, अगर किसी वजह से उनका लैग कंटिन्यू रहता है पूरे लेक्चर में, उनको समझ में नहीं आता, उनको डिस्टरबेंस होता है बहुत सारा इंटरनेट की वजह से, तो ये सारा लेक्चर न्यूलाइट के सर्वर पर सेव हो रहा है। आप सर से रिक्वेस्ट करेंगे तो ये सारा का सारा लेक्चर बिना किसी लैगिंग के आप तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन अगर आपका इंटरनेट करंट मोमेंट ऑफ टाइम में डिस्टर्ब कर रहा है तो आपको दो चॉइसेस हैं, आप अपना कैमरा बंद करें, फिर अपना माइक बंद करें। फिर भी लैगिंग कंटिन्यू है तो एक बार मीटिंग को लीव करें और दोबारा से ज्वाइन करें, ठीक है? चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इसमें लिखा क्या था। मैंने आपको बताया इसमें लिखा है कि एनसीईआरटी कहती है कि इस वाले सेक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कि भाई मेल एंड फीमेल गैमेट इन फ्लावरिंग प्लांट्स में कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं पॉलन ग्रेन में और एम्ब्रियो सैक में। तो सबसे पहला कंफ्यूजन दूर करो, पॉलन ग्रेन इज नॉट मेल गैमेट। पॉलन ग्रेन मेल गैमेट नहीं है, क्योंकि इस लाइन में लिखा है कि मेल गैमेट बनता है पॉलन ग्रेन में और फीमेल गैमेट बनता है एम्ब्रियो सैक में। तो आप में से कितने बच्चे ऐसे थे जो अभी भी ये जानते थे और गलत जानते थे, ये गलत जानकारी उनके दिमाग में थी कि पॉलन ग्रेन को ही मेल गैमेट कहते हैं? सच बोलना, झूठ मत बोलना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि पॉलन ग्रेन को ही मेल गैमेट कहते हैं। सच है कि नहीं है? आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, सच है कि नहीं है? लेकिन आज आपने जान लिया एनसीईआरटी की मदद से कि भैया मेल गैमेट तो पॉलन ग्रेन के भीतर बनता है। तो जब मेल गैमेट पॉलन ग्रेन के भीतर बनता है तो मेल गैमेट अलग चीज हो गई और पॉलन ग्रेन अलग चीज हो गई। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये जो पॉलन ग्रेन है ना, इस पॉलन ग्रेन को कहा जाता है, मैं लिख देता हूं, मेल गैमेटोफाइट। क्या कहा जाता है? मेल गैमेटोफाइट। आप अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं। तो भैया एक सवाल और आपने सीख लिया, गैमेट से गैमेटोफाइट बनता है कि गैमेटोफाइट में गैमेट बनता है? तो आपको ध्यान रखना है, गैमेटोफाइट के अंदर गैमेट बनता है, माने पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट बनता है। आगे देखिए, आगे देखिए सभी लोग, एज बोथ टाइप ऑफ गैमेट आर नॉन मोटाइल। जैसा कि हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट का नाम क्या है? एग सेल। मेल गैमेट का नाम क्या है? मेल गैमेट। उसको मेल गैमेट ही कहते हैं या स्पर्मेटोजोइट्स भी कह सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप मेल गैमेट वर्ड इस्तेमाल करो। तो मेल गैमेट यानी कि जो पॉलन ग्रेन के अंदर होते हैं मेल गैमेट वो, और दूसरा एग जो एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है, ये दोनों चीजें कैसी होती हैं? नॉन मोटाइल। मैं यहाँ बना के दिखाता हूं, आप सब लोग ध्यान से समझिएगा। मान लो कि ये किसी भी एंथर का डायग्राम है और एंथर के अंदर ये मैंने डॉट डॉट जो बनाए, ये मान लो है पॉलन ग्रेन। पीजी मतलब पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन कैसे हैं? पॉलन ग्रेन है मोटाइल। ध्यान समझिएगा, पॉलन ग्रेन है मोटाइल। लेकिन इसी पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होता है? इसी पॉलन ग्रेन के अंदर होता है मेल गैमेट। क्या होता है? मेल गैमेट। और वो मेल गैमेट कैसे होते हैं? वो होते हैं नॉन मोटाइल। तो कंफ्यूजन मत रखना, कौन मोटाइल है और कौन नॉन मोटाइल है। पॉलन ग्रेन मूव कर सकते हैं हवा से, किसी न किसी माध्यम से मूव कर सकते हैं। कुछ विंग्ड पॉलन ग्रेन भी होते हैं, आपने लोअर बॉटनी में पढ़ा होगा। कहीं पर पॉलन ग्रेन जो है हवा की मदद से, कुछ इंसेक्ट्स की मदद से मूव कर सकते हैं कुछ। लेकिन पॉलन ग्रेन के अंदर जो मेल गैमेट हैं वो मूव नहीं कर सकते। तो एनसीईआरटी क्या लिखती है? एनसीईआरटी लिखती है कि आपको पता है कि दोनों प्रकार के गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। दे हैव टू ब्रॉट टुगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन टू अकर। अब जब दोनों नॉन मोटाइल हैं, माने मेल गैमेट भी नॉन मोटाइल है,
फीमेल गैमिट भी नॉन मोटाइल है, तो दोनों में फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? उसके लिए जरूरी है कि दोनों को मिलना पड़ेगा। तो यही सवाल पूछा गया कि हाउ इज दिस अचीव, ये होता कैसे है, ये मेल गैमिट और ये फीमेल गैमिट मिलते कैसे हैं? तो जब हम यही समझना शुरू करेंगे तो यही मैकेनिज्म कहलाएगी पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। व्हाट ऑब्जेक्टिव? जो मैंने ऊपर बताया, यानी कि पॉलन ग्रेन के अंदर पाए जाने वाले मेल गैमिट जो कि नॉन मोटाइल होते हैं, एम्ब्रियो सैक के अंदर पाए जाने वाले फीमेल गैमिट जो कि एग सेल हैं वो भी नॉन मोटाइल हैं, वो दोनों नॉन मोटाइल गैमिट कैसे पास आते हैं, इनके पास आने की मैकेनिज्म को बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। मैं 1 मिनट के लिए क्या करता हूं, इसकी स्क्रीन शेयरिंग बंद करता हूं और आप सब लोगों से एक सवाल पूछता हूं। उस सवाल को जरा गौर से सुनना, जितने कंसंट्रेशन से आप सुन सकते हो उससे डबल कंसंट्रेशन से सुनना और तब जवाब देना। मुझे जवाब लेने की जल्दी नहीं है, लेकिन मुझे सही जवाब लेने की जल्दी है। तो ध्यान से सुनना, मैं आपको पॉलिनेशन की 2 डेफिनेशन बताऊंगा, आपको दोनों डेफिनेशन को ध्यान से सुनना और बताना है कौन सी सही है। सुनना, पहली डेफिनेशन, पॉलिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ मेल गैमिटोफाइट टू फीमेल गैमिटोफाइट। सुन लिया होगा, मैं रिपीट कर देता हूं, पॉलिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ मेल गैमिटोफाइट टू फीमेल गैमिटोफाइट। अब मैं दूसरी डेफिनेशन बताता हूं, पॉलिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ मेल गैमिटोफाइट टू फीमेल स्पोरोफाइट। अब मैं तीसरी भी बता देता हूं, ट्रांसफर ऑफ मेल स्पोरोफाइट टू फीमेल स्पोरोफाइट। और चौथा, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमिट टू फीमेल गैमिट। अब मुझे बताओ, 4 मैंने आपको डेफिनेशन बताई, अगर किसी को कम समझ में आया है तो मैं लिख सकता हूं और लिख के आपको बता सकता हूं। यस सर, लिख दीजिए। मेरे पीछे बोर्ड भी है, मेरे पीछे बोर्ड भी है, लेकिन मेरे पास मार्कर, बेटा जरा मार्कर ले आओ। तो मार्कर अभी आ रहा है, मैं मार्कर से लिख भी दूंगा। वैसे तो मैं आपको टैब में भी लिख के दिखा सकता हूँ, स्क्रीन शेयर करके। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। देखिए मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ और ये मैंने स्क्रीन शेयर कर दी। अब आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पर मेरे को सवाल समझेंगे। मैं यहाँ सवाल ले रहा हूँ और इस सवाल को ध्यान से समझिएगा। पॉलिनेशन की पहली डेफिनेशन, पॉलिनेशन की पहली डेफिनेशन ये है, ट्रांसफर ऑफ, ध्यान से सुन लिखिएगा या समझिएगा, मेल गैमिटोफाइट टू फीमेल गैमिटोफाइट। ये पहला ऑप्शन था, ये पहला ऑप्शन था। पॉलिनेशन माने ट्रांसफर ऑफ मेल गैमिटोफाइट। दूसरा ऑप्शन नंबर 2, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमिटोफाइट टू फीमेल स्पोरोफाइट। ये दूसरा ऑप्शन हो गया। अपना माइक बंद कर लो, माइक बंद कर लो बेटा, अपना माइक बंद कर लो। तीसरा ऑप्शन, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमिट टू फीमेल गैमिट, फीमेल गैमिट। और चौथा ऑप्शन, मेल स्पोरोफाइट टू फीमेल स्पोरोफाइट, मेल स्पोरोफाइट टू फीमेल स्पोरोफाइट। अब देखते हैं किसकी बुद्धि सबसे ज्यादा तेज चलती है और किसकी बुद्धि सबसे एक्यूरेट चलती है। डॉक्टर बनने के लिए एक्यूरेसी विद स्पीड। सर तीसरा। तीसरा, ओके। और लोग बताएं। सर सेकंड। सेकंड, वेरी गुड। सेकंड सर सेकंड। सर पहला होगा, सर पहला। ये जो कनपुरिये है ना, इनमें डाइवर्सिटी बहुत होती है, बहुत बढ़िया। सर फर्स्ट वाला होगा। खेल लीजिए, फर्स्ट भी रह गया था, फर्स्ट बता दिया। बेचारा चौथा सोच रहा होगा हम ही से दुश्मनी है क्या तुम लोगों की।
है? कोई तो होगा जो चौथे को बता दे, हाँ भैया चौथा भी सही है। तो देखिए क्लास हमारी बट गई, कोई चला गया बीजेपी में, कोई कांग्रेस में, कोई आम आदमी में। तो देखते हैं कि विजयी कौन होता है, वोट किसको मिलते हैं। आप सबको पता है डेफिनेशन, आप सबको आती थी, क्योंकि जब मैंने शुरुआत में आपसे पूछा था तो आप सबने मुझे डेफिनेशन बताई थी। सबने कहा था ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। शायद आपने यही डेफिनेशन बताई थी और आपको याद भी होगी। मैं आपको एनसीईआरटी वाली डेफिनेशन भी दिखा देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे कि भाई एनसीईआरटी इस मामले में क्या कहती है, क्या अपनी डेफिनेशन बता रही है। देख लो एनसीईआरटी क्या कह रही है, मैं बिल्कुल साफ साफ पढ़ के सुना देता हूं, फिर आप मेरे को बताना। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, कितने लोगों को पता है पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट है कि मेल गैमिट है? मेल गैमेटोफाइट गैमेटोफाइट। अभी अभी तो बताया, अभी तो गरम गरम है, ठंडा भी नहीं हुआ है, बिल्कुल गरम समोसा है बिल्कुल। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन मतलब मेल गैमेटोफाइट टू स्टिग्मा। अब मुझे बताओ स्टिग्मा स्पोरोफाइट है कि गैमेटोफाइट है? स्पोरोफाइट। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी ये पूरा स्पोरोफाइट है। उसके अंदर जी सर। जिनके बैकग्राउंड से बहुत शोर आ रहा है, जो लोग बहुत शराबे की जगह में बैठे हैं, वो अपना माइक बंद कर लें, है ना? तो सुनिए ध्यान से, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेटोफाइट टू फीमेल स्पोरोफाइट, ये अभी अभी आपने सीखा। और ये जो मैंने आपको बताया एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा है। मतलब एनसीईआरटी में डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में छुपे तरीके से लिखा हुआ है। अभी समझ में आया क्या? यस सर। अरे सभी को समझ में आया क्या? सर आ गया भैया सुनो मत, अब सुनो मत, अपना पेन की स्याही खर्च करो, बचत मत करो उसकी। लिखो पॉलिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेटोफाइट टू फीमेल स्पोरोफाइट। ये बताना ना पड़े क्योंकि दिमाग बहुत भुलक्कड़ है, भूल जाता है। लिखो। आप देखिए, आप लोग लिखते रहिए, मैं आपको आगे बताता हूं। Flowering plants have evolved a amazing array of adaptation। जैसे आप लोगों ने ऑफलाइन से ऑनलाइन में एडॉप्टेशन कर लिया, कुछ लोगों ने पहली बार ऑनलाइन क्लासेस करनी जिंदगी में शुरू करी हैं, कुछ लोग पहले से लेते चले आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आप इंटरनेट यूजर भी हो गए, सारी ऑप्शन भी सीख गए, ताली कैसे बजाते हैं, थम्स अप कैसे करते हैं, इसे क्या कर रहे हैं आप एडॉप्ट हो रहे हैं। इसी तरह से इसमें लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना। फ्लावरिंग प्लांट ने भी क्या किया? इवॉल्व किया। किस चीज को इवॉल्व किया? बहुत सारी अमेजिंग एरी। अमेजिंग एरी का मतलब होता है बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक प्रक्रियाएं, बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग एक्टिविटी को उसने इवॉल्व किया। किस काम के लिए इवॉल्व किया? ताकि वो पॉलिनेशन को अचीव कर सके। उसने ऐसे एडॉप्टेशन की मैकेनिज्म विकसित करी अपने अंदर, अलग अलग प्लांट ने अलग अलग मैकेनिज्म विकसित करी ताकि क्या हो सके? पॉलिनेशन हो सके। ताकि क्या हो सके? मेल गैमेटोफाइट फीमेल स्पोरोफाइट तक पहुंच सके। ऐसी ऐसी मैकेनिज्म प्लांट्स ने डेवलप करी। आगे देखते हैं। कोई भी सवाल आएगा आप दिमाग में नहीं रखेंगे, उसको जरूर कॉपी पे लिखेंगे। बीच में हो सकता है कि मैं बोलता चला जाऊं, आप सोचो कि सर तो मेरे से पूछने का मौका ही नहीं दे रहे हैं, मैं तो बोल ही नहीं पा रहा हूं। तो आपके पास भगवान ने, अरे मतलब आपके मम्मी पापा ने या दुकानदार ने आपको एक पेन दिया होगा। पेन अस्त्र है आपके पास, आप उस डाउट को पेपर पे लिख लेना, भूल ना जाए, ताकि मेरे से बाद में पूछ पाना। आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है कि कैन यू लिस्ट द पॉसिबल नहीं, एक लाइन छूट गई। दे मेक यूज ऑफ एक्सटर्नल एजेंट टू अचीव पॉलिनेशन। माने बहुत सारे एक्सटर्नल एजेंट की मदद से। अब एक्सटर्नल एजेंट्स क्या होते हैं? हवा हो गया, पानी हो गया, बहुत सारे एनिमल्स हो गए, बहुत सारे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स हो गए। ये सारे लोग क्या करते हैं? ये सारे लोग मेल गैमेटोफाइट को फीमेल स्पोरोफाइट तक पहुंचाने में मदद करते हैं। तो कैन यू लिस्ट सम पॉसिबल एक्सटर्नल एजेंट?
क्या आप कुछ पॉसिबल एक्सटर्नल जो एजेंट है उनकी लिस्ट बना सकते हो? अगर बना सकते हो तो अभी इसी वक्त मुझे बता भी सकते हो, और अगर नहीं बता सकते हो, नहीं बना सकते हो, तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी, एनसीईआरटी की बार बार रीडिंग करनी पड़ेगी। मैं आपको बता देता हूं, जितने आपके दिमाग में एजेंट आ रहे हैं एक्सटर्नल वाले, उनको आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर दो, एक लिविंग, एक नॉन लिविंग। कुछ लोग ऐसे हैं जो लिविंग है और ट्रांसफर करते हैं पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा तक, और कुछ चीजें नॉन लिविंग होती हैं जो ट्रांसफर करती हैं पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा तक। तो यहाँ पर इसीलिए आपको दो कैटेगरी बनानी है, लिविंग की अलग और नॉन लिविंग की अलग। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप लोग जवाब दो। ज्यादा पॉपुलर मैकेनिज्म कौन सी होंगी, लिविंग या नॉन लिविंग? नॉन लिविंग सर। लिविंग। चलिए, जब क्लास में बंटवारा होता है मुझे इतना अच्छा लगता है, तुरंत बीजेपी तुरंत कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं। मैं जिंदाबाद जिंदाबाद मेरा और कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं, संदीप ने हाथ उठाया है, ऋतिक ने हाथ उठाया है। बेटा बताइए, ऋतिक बताओ बेटा आप। लिविंग के लिए होगा, लिविंग के लिए। तो मैं आपको बता दूं, जो मोस्ट पॉपुलर मैकेनिज्म है वो नॉन लिविंग है, फ्री ऑफ कॉस्ट, माने हवा से और पानी से सबसे ज्यादा पॉलिनेशन होता है। फिर जब लिविंग में आते हैं तो लिविंग में तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसमें भी सबसे ज्यादा पॉलिनेशन करने वाले ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं जो आर्थ्रोपोडा के मैकेनिज्म है, इंसेक्टा क्लास के लोग हैं, वो लोग पॉलिनेशन में सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो चलिए, अभी हमने क्या किया बच्चों, अभी हमने सिर्फ एक चीज किया, आपके सामने पेज नंबर, कौन सा पेज नंबर था, 27, पेज नंबर 27 का केवल एक पैराग्राफ डिस्कस किया। वो भी इसलिए धीमे धीमे किया क्योंकि आज हमारा पहला दिन था, इसलिए हम सिर्फ लगभग 50 मिनट हो गए और 50 मिनट में हम सिर्फ एक पैराग्राफ कर पाए। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि 50 मिनट कब बीत गए, बल्कि 54 मिनट हो गए, 54 मिनट हो गए, और हम लगभग 1 घंटे सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ पाए। लेकिन मैं आपका टेस्ट लेता हूं और आप मुझे बताइए कि इस सवाल का जवाब क्या होगा। आपको अगर समझ में आ गया है तो आपके सामने मैं एक सवाल दे रहा हूं जो सिर्फ और सिर्फ इसी पर्टिकुलर पेज पर आधारित है, और देखते हैं कितने लोग इसका जवाब दे पाते हैं। ये आया सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 क्या है, देखिए जरा, मैं थोड़ा बड़ा कर दूं, क्या बड़ा कर दूं? यस सर। अब दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 100, आपको इस सवाल का जवाब देना है। तीसरा तीसरा सर थर्ड, सर 3 सर। पॉलन ग्रेन। 3 सर पता है उसमें क्या आंसर पहले से दे रखा है। देखो, सर पहले भी दे रखे सर। जिसकी आंखें यहाँ चल गई, सर हमने तो देखा ही नहीं था आंसर। जिसकी आंखें यहाँ चल गई वो पक्का चोर है, समझ लो। वो देने के बाद चोरी करने में बहुत माहिर है। नहीं सर, देने के बाद चौथे के पास पहुंचे तो वो अपने आप दिख गया। देखो, 10 में से 9 क्वेश्चन के आंसर मैंने यहाँ पर पहले ही लिख रखे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं 9 में से 7 आंसर्स गलत हैं। ध्यान रखना, अभी तो देख लिया, कोई बात नहीं। तो मैंने आपके लिए एक पैराग्राफ, एक लाइन से क्वेश्चन निकाल के रखा है, और एसपी सिंह सर के गाइडेंस में ये क्वेश्चन बैंक तैयार करी गई है। इस क्वेश्चन बैंक में हम आपको न केवल एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ पढ़ाएंगे, बल्कि इस तरह से एक एक क्वेश्चन कराएंगे। बात समझ में आ गई? अभी आपने सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ा है और उस एक पैराग्राफ से आपने 2 क्वेश्चन निकाल लिए, और दोनों क्वेश्चन वर्ड लेवल के क्वेश्चन है। पहला वाला क्वेश्चन जो मैंने पूछा था वो तो आप समझ ही गए थे कितना कंफ्यूजन था, और दूसरा वाला आपने जब कॉन्सेप्ट समझ लिया तो अब दूसरे क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं आपको 4 मिनट 5 मिनट दे रहा हूं कि आपको कोई चीज पूछनी है तो आप पूछ सकते हो, वरना मैं आगे बढ़ूं। क्यों हॉट स्पॉट बंद कर दिया क्या? नहीं, हॉट स्पॉट तो चल रहा है, तुम्हारा माइक भी चल रहा है,
माइक बंद करके पूछो हॉटस्पॉट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। Anyone else would like to ask any question? Most welcome of your question. Okay, अगर नहीं पूछना है तो हम आगे बढ़ते हैं, और पूछना है तो आप क्वेश्चन। हाँ, ऋतिक ने हैंड रेज किया। ऋतिक बेटा क्या क्वेश्चन है, पूछो बेटा। सर ये पॉलिनेशन से पहले का सब पढ़ा दिया है, आज फर्स्ट लेक्चर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पॉलिनेशन के पहले का हो चुका है, हो चुका है। और अगर आपका छूट गया है ना तो आप अपनी रिक्वेस्ट डालना, सर आपको लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सर कब हो गया है? कल तो फर्स्ट चैप्टर खत्म ही हुआ है सर। यस सर। अच्छा, कल चैप्टर खत्म हुआ है। यस सर। तो मैं अभी सर से बात करूं। एक्चुअली मैंने ना, मेरी जो बात हुई थी सर से, मुझे सर ने पॉलिनेशन से ही बोला था। अगर ये नहीं हुआ है पीछे का तो मैं फिर सर से बात करके ना फिर मैं करा दूंगा। सर भी अगर होंगे तो सर से डिस्कस कर लेंगे एक बार, ठीक है। यस सर। सर कल फिनिश हुआ है सर, क्वेश्चन वगैरह सारे कल ही फिनिश हुए हैं फर्स्ट चैप्टर के। कल ही हुए हैं, हाँ। तो इसका मतलब मेरे से जो कम्युनिकेशन हुआ है उसमें पॉलिनेशन से शुरुआत करने के लिए बोला था। तो हो सकता है पीछे का वो सर कुछ बताएं कि कैसे कराना है पीछे वाला पार्ट। हालांकि शुरू से जो शुरू से चीजें आपको लग रहा है नहीं हुई है ना, वो भी कराई जाएंगी, 100% कराई जाएंगी। चलिए, कितने बच्चों को पता है कि अगर किसी काम को करने की एक मैकेनिज्म होती है वो ज्यादा अच्छी होती है, या किसी के काम करने की बहुत सारी मैकेनिज्म होती है वो ज्यादा अच्छा होता है? जिसकी एक हो, जिसकी सर एक होती है सर। जिसकी एक होती है सर कंफ्यूजन नहीं लेना है। देखो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, एनसीईआरटी पर आधारित है, उस कंसेप्ट को समझिएगा जरा, ध्यान समझना। अगर जिंदगी में किसी काम करने की एक ही मैकेनिज्म होती है तो उस मैकेनिज्म में अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी, कोई एरर आएगी, कोई उसमें मेल फंक्शनिंग हो जाएगी तो वो प्रोसेस रुक जाएगी। और अगर मल्टीपल मैकेनिज्म होंगी तो अगर कोई एक प्रोसेस, कोई एक मैकेनिज्म स्टॉप हो गई, रुक गई, उसमें कोई मेल फंक्शनिंग हो गई, डिस्टरबेंस आ गया, या प्रक्रिया नहीं रुकेगी, प्रक्रिया किसी और मेथड से और तरीके से पूरी हो जाएगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यस सर। इसीलिए पॉलिनेशन केवल एक ही मेथड से नहीं होता। पॉलिनेशन के न जाने कितने मेथड होते हैं। कई बार एक ऑर्गेनिज्म मल्टीपल मेथड से पॉलिनेशन भी करता है, लेकिन हाँ ये बात सही है कि उसका एक सबसे अच्छा मेथड होता है, मोस्ट प्रेफरेबल मेथड होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर वो चीज बिल्कुल बंद हो जाए तो वो प्लांट पॉलिनेशन कर ही नहीं पाएगा। वो प्लांट फिर भी पॉलिनेशन करेगा, लेकिन उसका पॉलिनेशन का जो रेट है, जो स्पीड है, जो सक्सेस रेट है, जो उसका रिजल्ट है, वो क्या हो जाएगा? पुअर हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, वो बिल्कुल रुक सा जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? इसीलिए हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं काइंड ऑफ पॉलिनेशन। काइंड ऑफ पॉलिनेशन पढ़ने का यही मेथड है, अलग अलग प्रकार के पॉलिनेशन। तो देखिए, डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ पॉलन, पॉलिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप। मतलब सोर्स ऑफ पॉलन, सोर्स ऑफ पॉलन का मतलब हुआ कि पॉलन किस सोर्स से। आप ना प्लीज बैकग्राउंड वाली आवाज बंद कर दे, जिनके घर में बैकग्राउंड से आवाज आ रही है उनको बंद कर दें, माइक को बंद रखें, जरूरत पड़ने पर ऑन करें। तो डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन, पॉलन के सोर्स पर, पॉलन के सोर्स के आधारित, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलन, पॉलिनेशन 3 प्रकार का होता है। पहला ऑटोगेमी, दूसरा देखिए, दूसरा जिटोनोगेमी, और तीसरा जीनोगेमी। कितने बच्चे तीनों नाम मुझे बता सकते हैं? ऑटोगेमी, जिटोनोगेमी, जीनोगेमी। जीनोगेमी। एक बार मेरे साथ बोलो माइक को ऑन या ऑफ करके। ऑटोगेमी, परफेक्ट। अब आप माइक बंद कर सकते हैं। अब देखिए, एक सवाल आ गया एग्जाम में, एक सवाल आ गया एग्जाम में कि देयर आर 3 टाइप ऑफ पॉलिनेशन, ऑटोगेमी, जिटोनोगेमी एंड जीनोगेमी प्रेजेंट। ये 3 प्रकार के जो पॉलिनेशन है ये किस बेसिस पे बनाए गए हैं बताइए? तो सीधे आंसर क्या आया? सोर्स।
सोर्स ऑफ पोलन। सोर्स ऑफ पॉलन के बेसिस पर। तो एक सवाल पूछता हूं प्राची यादव से। यादव साहब जरा बताओ मुझे कि जब सोर्स ऑफ पॉलन के बेसिस पर 3 प्रकार के पॉलिनेशन बनाए गए तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑटोगैमी का सोर्स ऑफ पॉलन अलग होगा, जिटोनोगैमी का सोर्स ऑफ पॉलन अलग होगा, और जीनोगैमी का सोर्स ऑफ पॉलन अलग होगा। अरे जरा सोचो ध्यान से, अगर तीनों का सोर्स ऑफ पॉलन एक ही होता तो क्या 3 अलग अलग मैकेनिज्म होती? तीनों अलग अलग मैकेनिज्म नहीं होती। तो अलग अलग मैकेनिज्म बेटा इसीलिए है क्योंकि इनका क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे किया गया है? सोर्स ऑफ पॉलन। सीधा क्वेश्चन है भाई साहब, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बता रहा हूं जो आपको एग्जाम में मिलेगा तो आप फिर जवाब नहीं दे पाओगे। आगे देखते हैं। पहला है ऑटोगैमी। तो पढ़ते समय क्या ध्यान रखना है? पढ़ते समय ध्यान रखना है भाई कि इसका सोर्स ऑफ पॉलन क्या है। फिर जब जिटोनोगैमी पढ़ना तब भी ध्यान देना इसका सोर्स ऑफ पॉलन क्या है, और जब जीनोगैमी पढ़ना तब फिर ध्यान देना कि इसका सोर्स ऑफ पॉलन क्या है। अगर इस बात से दिमाग हट गया, इधर उधर दिमाग लग गया तो आप डेफिनेशन तो याद कर लोगे, ऑटोगैमी भी समझ में आएगा, जीनोगैमी भी समझ में आएगा, जिटोनोगैमी भी समझ में आएगा। अरे मैं समझा रहा हूं, क्यों नहीं समझ में आएगा? लेकिन समझ में आने के बाद भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कंफ्यूजन हो जाएगा। अरे सुन रहे हो क्या? ऐसे थंबनेल करके बता दिया करो, यस, बोलने की भी जरूरत नहीं। वेरी गुड। अच्छा, कुछ लोगों को बिना बोले वो ना एक फीलिंग नहीं आती, यस सर। चलिए ऑटोगैमी की बात करते हैं। ऑटोगैमी लिखा है कि इन दिस टाइप pollination is achieved within the same flower। माने क्या हुआ? सोर्स ऑफ पॉलन क्या हुआ? सोर्स ऑफ पॉलन हुआ सेम फ्लावर। सुन रहे हो क्या? सोर्स ऑफ पॉलन हुआ सेम फ्लावर। यही तो पकड़ने वाली बात थी, वरना सेम फ्लावर डिफरेंट फ्लावर, एक ही प्लांट के 2 फ्लावर, अलग अलग प्लांट के 2 फ्लावर, इसी में दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। हम ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी और जीनोगैमी में डिफरेंस समझ तो जाते हैं, याद तो कर लेते हैं, लेकिन जो कंसेप्ट बिल्डिंग होती है वो स्ट्रांग नहीं हो पाती। तो उस कंसेप्ट बिल्डिंग को स्ट्रांग करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि ऑटोगैमी का मतलब है सोर्स ऑफ पॉलन इज सेम फ्लावर। मैं यहाँ थोड़ा डायग्राम बना के बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखिए मैं थोड़ा लिख के आपको बताता हूं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है? मैंने आपको बताया कि जब हम ऑटोगैमी की बात करेंगे तो ऑटोगैमी में हमको बताना पड़ेगा कि ये मान लीजिए कोई फ्लावर है बेटा, ये मान लो कोई फ्लावर है ऐसे, ये फ्लावर है ऐसे, ये फ्लावर हो गया, और इस फ्लावर ये फ्लावर है बाइसेक्सुअल। जब मैं बोलता हूँ ये फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो इसका मतलब हुआ कि इसमें मेल सेक्स ऑर्गन भी है, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है। तो अगर इसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन है तो उसका नाम होगा स्टिग्मा, सॉरी उसका नाम होगा क्या? आर्की, उसको क्या बोलेंगे पूरा? कार्पेल। कार्पेल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो यहाँ पर हमने बना लिया ओवरी, स्टिग्मा और स्टाइल। ये लीजिए, ये मैंने फीमेल पार्ट बना दिया। और इसी फ्लावर के अंदर क्या होगा? इसी फ्लावर के अंदर एंथर होगा और यहाँ पर एंथर के अंदर होंगे पॉलन ग्रेन। तो यहाँ पर सोर्स ऑफ पॉलन क्या है? एक ही फ्लावर तो है, ये सिंगल फ्लावर है ना? यस सर। एक ही फ्लावर, सिंगल फ्लावर पार्टिसिपेट करे, उसी एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच जाए, माने सोर्स ऑफ पॉलन इज सेम फ्लावर, 1 फ्लावर। यहाँ पर एक फ्लावर पार्टिसिपेट कर रहा है। अब आगे देखते हैं एनसीईआरटी आगे हमें क्या समझाती है। एनसीईआरटी बेटा हमें आगे समझाती है कि देखिए एनसीईआरटी कहती है कि भाई ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma of the same flower। फिगर दिया 2.9a, मैं भी आपको फिगर भी दिखाऊंगा। इन ए नॉर्मल फ्लावर, किसी भी नॉर्मल फ्लावर में which open and exposes the anthers and the stigma, complete autogamy is rather rare। क्या मतलब हुआ इसका? कौन सी बात रेयर होती है? नॉर्मल फ्लावर में कौन सी बातें रेयर होती है? देखो कहता है कि नॉर्मल फ्लावर में जिसमें ओपन एंड एक्सपोजेस द एंथर एंड स्टिग्मा, कंप्लीट ऑटोगैमी इज
रेदर रेयर। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ही रेयर ऐसा होता है। नॉर्मल फ्लावर की बात कर रहे हैं, गिने चुने फ्लावर मत गिनाना कि आप चेस्मोगैमस फ्लावर ले आए, कोई चुन के कोई प्लांट ले आए, एग्जाम्पल ले आए, उन चुनिंदा फ्लावर की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल की बात कर रहे हैं। तो नॉर्मल फ्लावर में जिसमें एक्सपोज ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा कंप्लीटली ऑटोगैमीज रहता है, जिसमें फ्लावर की ओपनिंग और उसके एंथर निकलने का टाइम, उसके स्टिग्मा के मेच्योर होने का टाइम, उसको एक्सपोज होने का टाइम, दोनों के ट्रांसफर होने का टाइम, सब कुछ एक साथ हो, सब कुछ सिमेट्रिक हो, एक ही वक्त में हो, ये बहुत ही रेयर होता है। माने दुनिया में ज्यादातर फ्लावर ये 3 काम एक साथ नहीं कर पाते। कौन से 3 काम? एक तो फ्लावर के अंदर एंथर का मेच्योर होना, उसी समय स्टिग्मा का मेच्योर होना और उसी समय फ्लावर का ओपन होना। ये 3 घटनाएं बहुत रेयर हैं, ज्यादातर प्लांट्स में रेयर हैं कि एक साथ हो। फिर से पढ़िए, यही लाइन फिर से पढ़िए, कॉम्प्लिकेटेड लाइन है। क्या लिखा है? इन ए नॉर्मल फ्लावर विच ओपन एंड एक्सपोजेस द एंथर एंड स्टिग्मा कंप्लीट ऑटोगैमी इज रेदर रेयर। माने इसीलिए ऑटोगैमी क्या होती है? इस तरह की ऑटोगैमी बहुत ज्यादा रेयर, क्योंकि जब तक ये 3 घटनाएं, 2 घटनाएं बल्कि मान लो, नंबर 1 घटना कौन सी? नंबर 1 घटना एंथर का मेच्योर होना, नंबर 2 घटना स्टिग्मा का मेच्योर होना, एक्सपोज होना। अगर ये दोनों घटनाएं एक साथ नहीं होंगी, आगे पीछे होंगी, तो कभी भी ऑटोगैमी नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि अगर एक पहले मेच्योर हो गया, एक बाद में मेच्योर हुआ, या ये वाला पहले मेच्योर हो गया, ये बाद में मेच्योर हुआ, तो अगर दोनों का मेच्योर होने का टाइम अलग अलग है, तो सेम फ्लावर के पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर की स्टिग्मा तक पहुंचने में देरी कर देंगे या पहुंच ही नहीं पाएंगे। और जब पहुंच ही नहीं पाएंगे या पहुंचने में देरी करेंगे, तब तक दूसरा आ जाएगा पॉलन ग्रेन कहीं और से उड़ के, तो क्या हो जाएगा? फिर क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। तो अगर सेल्फ पॉलिनेशन होना है या ऑटोगैमी होनी है, तो शर्त क्या बताई एनसीईआरटी ने? शर्त ये बताई कि ऑटोगैमी होने की शर्त ये है कि दोनों को एक ही टाइम पे एक्सपोज होना चाहिए, एक ही टाइम पे मेच्योर होना चाहिए। किसको किसको? नंबर 1 एंथर को, स्टिग्मा एंड फ्लावर। अगर इनका टाइम फ्रेम अलग अलग है, एक संडे को मेच्योर हुआ और एक ट्यूसडे को हुआ, या एक हफ्ते पहले हुआ, एक हफ्ते बाद हुआ, या 1 महीने पहले हुआ, 1 महीने बाद हुआ, तो कदापि ऑटोगैमी नहीं हो सकती। और ये चीज रेयर है, मतलब बहुत सारे प्लांट्स में नहीं हो पाती, अलग अलग टाइम पे वो मेच्योर होते हैं। एक ही टाइम पे मेच्योर होने वाले प्लांट्स कम है, ज्यादातर प्लांट्स कम है। ज्यादातर प्लांट्स में क्या होता है? दोनों अलग अलग टाइम पे ग्रो करते हैं, इसीलिए क्रॉस पॉलिनेशन ज्यादा होता है। सुन रहे हो क्या? ऑटोगैमी कम होता है। Yes, sir. अभी प्राची ने कोई सवाल पूछने के लिए हैंड रेज किया है। प्राची वेलकम, आस्क योर क्वेश्चन। सर ये समझ में सर रेयर कौन सा होता है जिसमें सर मतलब मैच्योरिटी टाइम से नहीं होती है वो रेयर है, ये जिनमें मैच्योरिटी टाइम से होती है वो रेयर है? मैच्योरिटी नहीं होती वो रेयर है। ओके सर। ज्यादातर प्लांट्स एक ही वक्त पर मैच्योर नहीं होते, क्योंकि अगर ज्यादातर प्लांट एक ही टाइम पे मैच्योर हो जाएंगे तो ऑटोगैमी ज्यादा होगी और जीनोगैमी कम होगी। लेकिन आपको पता है नेचर में क्रॉस पॉलिनेशन इज मोर देन सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन ज्यादा होता है नेचर में और सेल्फ कम होता है। तो सेल्फ कम क्यों होता है? क्योंकि दोनों की मैच्योरिटी डिफरेंट टाइम पर होती है। Yes, sir. एक जना ने और, साक्षी ने हाथ उठाया। साक्षी प्लीज आस्क। सर वो गलती से क्लिक हो गया था, कोई बात नहीं, अब आपने बोली दिया, हमने सुन लिया, गलती स्क्रीन से क्लिक हो गया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप तो इवॉल्व हो रहे हैं, जैसे कि पॉलिनेशन इवॉल्व हुआ है ना, वैसे ही ऑनलाइन एजुकेशन के लिए आप भी इवॉल्व हो रहे हैं। तो हैंड रेज किया तो हैंड उसी को दोबारा दबा दीजिए, हैंड नीचे हो जाएगा, हैंड रेज बंद हो जाएगा। ऋतिक आप सवाल पूछिए। सर ये ऑटोगोमी है वो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करेगी? ऑटोगैमी का ही दूसरा नाम सेल्फ पॉलिनेशन है। ऑटोगैमी मीन सेल्फ पॉलिनेशन। तो सर मैं पूछ रहा हूँ वो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रिवेंट फिर नहीं करेगी सर? मैं सवाल नहीं समझ पाया। ऑटोगैमी किसको प्रिवेंट नहीं करेगी? क्या पूछ रहे हैं? फिर सर ऑटोगेमी सर सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करेगी बट क्रॉस पॉलिनेशन को नहीं करेगी। नहीं, आप गलत सवाल पूछ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ऋतिक लड़का है लड़की नहीं है। ऋतिक और लड़का एक ही बात है। ऋतिक बोलो या लड़का बोलो एक ही बात है। आप ऑटोगैमी को
सेल्फ पॉलिनेशन से अलग अलग कह रहे हैं। आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि ऑटोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करेगी या प्रमोट नहीं करेगी। अरे ऑटोगैमी का मतलब ही होता है सेल्फ पॉलिनेशन। ऑटोगैमी का मतलब हुआ सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन ही है वो। ऋतिक समझे क्या? हाँ सर। अब देखिए, अभी जो आप सवाल पूछ रहे थे, दो शब्द होते हैं। एक होता है कि भैया अगर सेक्स ऑर्गन अलग अलग टाइम पर मैच्योर हों उसे क्या बोलते हैं, और अगर सेक्स ऑर्गन एक ही टाइम पे मैच्योर हों उसको क्या बोलते हैं। यही सवाल तुम्हारा है ना? ये एक दूसरा सवाल है कि नहीं? हेलो, सुन रहे हो ना? यस सर। हाँ, तो अब सुनिए, आगे सुनिए। ऑटोगैमी, सुनो ध्यान से, ऑटोगैमी इन सच फ्लावर रिक्वायर्स सिंक्रोनी in pollen release and stigma receptivity, and also the anther and stigma should lie close to each other so that self pollination can occur. Listen carefully. जो ऋतिक सवाल पूछ रहे थे उसी सवाल का जवाब भी आ गया और कंसेप्ट और क्लियर हो गया। देखो, ऑटोगैमी और सेल्फ पॉलिनेशन को दोनों को मिला के समझो और अलग अलग समझो। ऑटो मतलब क्या होता है? ऑटो मतलब सेल्फ, ऑटो स्टार्ट, आजकल वो बाइक आती ना ऑटो स्टार्ट, सेल्फ। ऑटो मतलब सेल्फ, खुद ब खुद। और गैमी वर्ड को आप ले लो गैमिट से रिलेट करो। तो जब मैं ऑटोगैमी करता हूं, ऑटोगैमी वर्ड बोलता हूं, तो कहीं ना कहीं सेल्फ का मतलब होता है अपने ही खुद के गैमिट, यानी कि एक ही फ्लावर के गैमिट। तो जब एक ही फ्लावर के गैमेट पार्टिसिपेट कर लें, एक ही फ्लावर के गैमेट पॉलिनेशन को प्रोसेस को फिनिश कर दें, उसी फ्लावर के पॉलन ग्रेन, उसी फ्लावर की स्टिग्मा, ऐसा और कार्यक्रम कंप्लीट हो जाए, तो इसको बोलेंगे हम ऑटोगैमी, और इसी को बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन ऋतिक ने जो सवाल पूछा उसको समझते हैं जरा बारीकी से। ऋतिक ने कहा कि ऑटोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करता है या उसको घटाता है या उसको बढ़ाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ऋतिक ये पूछना चाहते हैं कि क्या ऑटोगैमी अलग बात है और सेल्फ पॉलिनेशन अलग बात है? थोड़ा सा फर्क है, बहुत बारीक सा। उस फर्क को अगर नहीं भी जानेंगे तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अब चूंकि पूछा है ऋतिक ने सवाल, इसलिए मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनना। ऑटोगैमी को जब हम लोग समझते हैं, ऑटोगैमी और हेट्रोगैमी दो वर्ड होते हैं। ऑटोगैमी और हेट्रोगैमी को जो ब्रॉड सेंस में समझेंगे तो ऑटोगैमी का मतलब यहाँ पर यही निकालना है जो भी हम आपको समझा रहे थे कि दोनों सेक्स ऑर्गन की मैच्योरिटी और उनका एक्सपोजर एक ही टाइम पर हो, तो इसको ऑटोगैमी की तरह समझ सकते हैं। जब ऑटोगैमी होगी तो ऑटोमेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन होगा, क्योंकि दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही टाइम पर मैच्योर हुए और एक ही टाइम पे एक्सपोज हो गए। तो ऑटोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन को क्या करेगा? प्रमोट करेगा, उसको बढ़ावा देगा। जिस प्लांट में ऑटोगैमी हो रही है, माने जिस प्लांट में सेक्स ऑर्गन एक ही समय पे मैच्योर हो रहे हैं, जिस प्लांट में सेक्स ऑर्गन एक ही टाइम पे एक्सपोज हो रहे हैं, उन प्लांट्स में जिनमें ऑटोगैमी हो रही है उनमें सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। लेकिन ये चीज रेयर होती है। क्या रेयर होती है? ऑटोगैमी रेयर होती है। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स में ऑटोगैमी रेयर होती है, इसीलिए सेल्फ पॉलिनेशन भी कम होता है एज कंपेयर टू क्रॉस पॉलिनेशन। अरे सुन रहे हो क्या ऋतिक? दिव्यार्थ आप सुन रहे हो बेटा? सभी लोगों ने सुना? यस सर। क्या बात है। तो ऑटोगैमी हो गया। अब मैं आपसे ऑटोगैमी पर बेस्ड एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूं ताकि आप लोग जवाब दे पाएं, और इसी जवाब से मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों ने यस सर सच बोला है कि यस सर झूठ बोला है। कुछ लोग झूठ बोलते हैं, यस सर करते हैं और वो बता नहीं पाते। ये देखिए सवाल नंबर आपके सामने आ गया 101, 101। बोलिए फटाफट। Second. When pollination takes place within the same flower. ऑटोगैमी। आंसर लिखा है, देखो आंसर लिखा है, लिखा रहने दो। मैंने आंसर लिख दिया है, लिखा रहने दो। उसमें आप बहुत पर आप तो ईमानदारी से पढ़ाई करो। आंसर दिख रहा है फिर भी कोई बात नहीं, हम पूरा आंसर पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे
चारों ऑप्शन पढ़ेंगे फिर जवाब देंगे। आंसर दिख रहा है, दिखने दो, कोई बात नहीं। 102, 102, which of the following is an important requirement for autogamy? Come on, Sir, all of these. क्या बात है, all of these। कोई मुझे बताएगा पहला ऑप्शन, सिंक्रोनी ऑफ पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। अभी मैंने लाइन पढ़ी है भाई साहब, लाइन बाय लाइन। Yes, sir. इसकी तो हम लोग धज्जियां उड़ा देंगे एनसीईआरटी की, एक एक वर्ड की जो है ना ऐसे 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 कचर देंगे, बिल्कुल जैसे पालक पनीर बनाते हैं, बिल्कुल कचर के छोड़ देंगे, छोड़ेंगे नहीं इसको। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 103, ऑटोगेमी इज ए टाइप ऑफ Self pollination. Pollination. वही लाइन वहां लिखी थी, वही लाइन मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में लिख दिया। तो मुझे लगता है कि आपने जो आज पढ़ा है उससे आपको ये डिसाइड करना है कि आप अगर इसी तरह से पढ़ना सीख जाएं तो बायोलॉजी में 360 में से 360 लाए जा सकते हैं। अरे लाए जाते नहीं लाए जाते बताओ आप? Yes, sir. sir. Possible, मान sir. लो एक धोखे से गलत हो गया, मान लेते हैं एक गलती तो चलो दुश्मन की भी अपन माफ कर देते हैं, तब भी एक क्वेश्चन गलत हुआ तो 5 नंबर जाएंगे, 5 नंबर जाएंगे, तब भी 360 नहीं तो 355 तो आएंगे। Yes, sir. 355 आ गए तो ऑल इंडिया रैंक हमारी होगी और हमें First. कोई छोड़ नहीं सकता, हम टॉप 10 में आके दिखाएंगे, ठीक है? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. बायोलॉजी की ऐसी की तैसी करनी है, एनसीईआरटी की धज्जियां उड़ा देनी है, एक एक वर्ड की जो है ना उसको नोच नोच के बाहर फेंक देना है। कहीं से कुछ भी लेके आओ, हम बताएंगे तुम्हें कितनी एनसीईआरटी आती है, ठीक है? Yes, sir. चलो ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे। अगले लेक्चर में इस पूरे एक पेज को या 2 पेज को पर डे का टारगेट बनाएंगे, एक दिन में एक लेक्चर में कम से कम 2 पेज खत्म करने हैं और पूरी एनसीईआरटी में लगभग 300 पेज हैं। अगर 300 पेज खत्म करने हैं तो हमें 75 दिन चाहिए और 75 दिन का मतलब हुआ 1.5 महीना, लगभग 2 महीना मान लो। अगर 2 महीना हमने अच्छे से काम कर लिया या 2 महीना या 3 महीना मान लो तो 3 महीने में हमारी पूरी एनसीईआरटी खत्म और रिवीजन शुरू, फिर हम 11th का कर लेंगे, ठीक है? Thanks, sir. चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Thank you, sir. Sir, अभी time है, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Time है क्या? हाँ, time है। कितने कितने बजे क्लास चलती है? टाइम कितने होता है? 11 मिनट है, sir, 11 12 से मिनट। 12:30 हो गए तब ना। तक कुछ खा पी लिया 12:30 जाए। क्लास चलती है क्या? हाँ, sir. 11:30 से 12:30। 12:30। मेरे को 12:30 बजे तक 11:30, 12:30। ओ, अभी हाँ। रुको, अभी रुको, अभी रुको। Yes, कोई sir. गया तो नहीं गिनने कितने? अभी 19, एक कम हो गया, जरा पकड़ के लो, कौन भाग गया? एक कम हो गया कोई। चलिए चलिए चलिए, अभी अभी और करते हैं, अभी और करते हैं। रुको 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 रुको, अभी और मजा आ रही की नहीं आ रही है? Yes, sir. कौन हो बहुत गया? आ रहा है सर, बहुत आ रहा है। कोई बोर हो रहा हो तो बता देना भाई, हम पूरी बिल्कुल, ताकत बिल्कुल। लगा देंगे, उसको बोर नहीं होने देंगे। चलिए आगे चलते हैं। No, sir, नहीं हो रहा। ऐसे मजा आ रहा है सर पढ़ाई मजा आ रहा है ना? बढ़िया। देखो पढ़ाई में जब तक आनंद Failure ना आए, वाली join करी। जब तक मजा जो ना आए तब पढ़ाई अच्छे से नहीं होती। चलिए आगे चलते हैं। अब एनसीईआरटी ने आपको एक काम दे दिया, वो काम है कि भैया कुछ प्लांट के नाम याद कर लो। उस प्लांट के नाम याद करने की, देखिए डॉक्टर की एक बहुत अच्छी पहचान है, डॉक्टर भुलक्कड़ नहीं होना चाहिए। एक भुलक्कड़ डॉक्टर किसी की जान ले सकता है, तो अच्छी मेमोरी होना डॉक्टर की सबसे बड़ी पहचान है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोलता है कि सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स के नाम बताए। सम प्लांट्स सच एज वियोला, इसको कॉमन में हम लोग फैंसी बोलते हैं, ऑक्सैलिस और कॉमेलिना प्रोड्यूसेस 2 टाइप ऑफ फ्लावर। ये 2 प्रकार के फ्लावर बनाते हैं। तो बढ़िया से याद कर लो इनके नाम। COC, VOC, V से वियोला, O से ऑक्सैलिस और C से कैमेलिना। ये तीनों प्लांट्स के नाम याद कर लो। ये तीनों प्लांट्स 2 तरह के फ्लावर बनाते हैं। दुनिया में बहुत कम ऐसे प्लांट हैं जिनमें 2 तरह के फ्लावर हो। अब ये 2 तरह के फ्लावर क्या क्या है? पहला फ्लावर बेटा है चेस्मोगैमस फ्लावर। ये वो फ्लावर हैं विच आर सिमिलर टू फ्लावर ऑफ अदर स्पीसीज विच एक्सपोज्ड एंथर्स एंड स्टिग्मा।
लेकिन अगर दूसरी बात करें, सेकंड की बात करें, एंड कैलेस्टोगैमस फ्लावर्स विच डू नॉट ओपन एट ऑल। तो बहुत सिंपल सी मतलब है कि जो दो प्रकार के फ्लावर की बात करी गई है, एक फ्लावर वो जो हरदम रहेंगे बंद और एक फ्लावर वो जो हो जाएंगे ओपन। बात समझ में आई? तो एक वो फ्लावर जो होते हैं ओपन और एक वो फ्लावर जो रहते हैं क्लोज। अच्छा, ये क्लोज और ओपन आपको पता है? कितने बच्चों को पता है? कितने भाभी डॉक्टर्स को पता है? कितने कार्डियोलॉजिस्ट को पता है? कितने ऑर्थोपेडिक सर्जन्स को पता है जो यहाँ बैठे हैं महान? इनमें से मुझे बताएं उस मैकेनिज्म का क्या नाम है जिस मैकेनिज्म में फ्लावर ओपन होता है, माने ओपनिंग ऑफ फ्लावर इज नोन एज कैस्मोगैमस। ये तो टाइप है। अरे डॉक्टर साहब, अरे गड़बड़ी मत करो, हड्डी मत काट देना उसकी। मैं टाइप ऑफ फ्लावर नहीं पूछ रहा हूँ, मैं मैकेनिज्म का नाम पूछ रहा हूँ। ये भगवान ने कुछ भी बताते हैं। सुनो, आपने मुझे बताया चेस्मोगैमस एंड कैलेस्टोगैमस, ये तो आपने टाइप ऑफ फ्लावर के नाम बता दिए। मैं आपसे मैकेनिज्म का नाम पूछ रहा हूँ। और कौन सी मैकेनिज्म? आप उस मैकेनिज्म का नाम बताओ जिस मैकेनिज्म में फ्लावर ओपन होता है। ओपनिंग ऑफ फ्लावर इज नोन एज, कम ऑन रिप्लाई। ब्लूमिंग तो आर्टिस्टिक वर्ड है। बडिंग राम, कैसे डॉक्टर सुनो, देखो, फ्लावर से रिलेटेड 3 वर्ड याद रखो, बहुत काम आएंगे आपको, बहुत काम आएंगे। फ्लावर से रिलेटेड 3 वर्ड। पहला वर्ड समझिएगा ध्यान से, पहला वर्ड फ्लावर का फॉर्मेशन, बनना, फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर। दूसरा वर्ड है फ्लावर का डेवलपमेंट, फ्लावर का बनना। अपना माइक बंद कर दो, किसी के बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। और तीसरा फ्लावर ओपनिंग। 3 वर्ड होते हैं। पहले फ्लावर बनता है, फिर फ्लावर का डेवलपमेंट होता है, फिर फ्लावर खिलता है, ओपन होता है। तो फ्लावर के फॉर्मेशन वाली जो मैकेनिज्म है उसका नाम होता है बडिंग। बडिंग माने फ्लावर का बनना। फिर दूसरा वर्ड होता है डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर, इसको बोलते हैं बेटा फ्लावरिंग। फ्लावरिंग माने डेवलपमेंट होना। और तीसरा वर्ड होता है फ्लावर का ओपन होना, इसको बोलते हैं एंथेसिस। क्या बोलते हैं? एंथेसिस माने फ्लावर का खिलना। अब बडिंग, फ्लावरिंग और एंथेसिस, इसको सीक्वेंस में बताओ। सबसे पहले क्या होगा? बडिंग, उसके बाद क्या होगा? फ्लावरिंग, उसके बाद क्या होगा? तो ये ध्यान रखना। अच्छा, एक सवाल और पूछ के वापस लौटता हूँ एनसीईआरटी में। बडिंग में बड सभी लोगों ने सुना होगा, बड मतलब होता है कली, बड। तो ये मुझे बताओ कि बड में फ्लावर बनता है या बड से फ्लावर बनता है? बड से फ्लावर बनता है। इंग्लिश में पूछ लेता हूँ, फ्लावर डेवलप फ्रॉम बड और फ्लावर डेवलप इनसाइड द बड? फ्रॉम बड। सब सिनेमा वाले आंसर आ रहे हैं, सिनेमा देख देख के जवाब दे रहे हो, पूरे जवाब गलत हैं। कली कभी पुष्प में नहीं बदलती। बड एक अलग स्ट्रक्चर है। वेजिटेटिव बर्ड्स एंड रिप्रोडक्टिव बर्ड्स सुना होगा। जो वेजिटेटिव बर्ड्स हैं उससे वेजिटेटिव पार्ट्स का डेवलपमेंट होता है, स्टेम का, लीफ का। और जो रिप्रोडक्टिव बर्ड्स होती हैं उसके अंदर, फ्लोरल बड के अंदर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, उस फ्लोरल बड के अंदर फिर फ्लावर का विकास होता है। तो बड के भीतर फ्लावर बनता है, बड से फ्लावर नहीं बनता। बड मॉडिफाई नहीं होता, बड अपने आप को रूपांतरित नहीं करता। बड के भीतर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उसमें फ्लावर का विकास होता है। तो छोटी छोटी बातें मगर मोटी बातें याद रखना, गड़बड़ नहीं करना। आगे चलते हैं, यहां देखते हैं ध्यान से बेटा। मैंने 3 फ्लावर के नाम बताए। कितने लोग मुझे सुनाने के लिए नहीं, अपना विश्वास बढ़ाने के लिए तीनों प्लांट्स के नाम बता सकते हैं जिनमें 2 प्रकार के फ्लावर होते हैं, एक चेस्मोगैमस, एक कैलेस्टोगैमस। अपने मन से, अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए, जिनको ऑक्जेलिस भी याद हो गया, वायोला भी याद हो गया और कॉमेलिना भी याद हो गया। कुछ लोगों को याद हुआ होगा, कुछ लोगों को नहीं याद हुआ होगा। मैं चाहता हूं सबको याद हो जाए। और सबको कैसे याद होगा? जब एक बार मन से पढ़ेंगे और दिल लगा के उसको रिवाइज करेंगे और फिर उसको कहेंगे हाँ भाई अब मेरे को याद हो गया। उसको एक दो बार रिवाइज किया।
जिसको याद होना होगा ना, ये 20 लोग बैठे हैं यहाँ पर आज क्लास में, कल हो सकता है 20 की जगह 50 हो जाए, 100 हो जाए, मैं गारंटी से बता रहा हूँ। जिसको अभी इसी वक्त तुरंत याद होता है उसी को याद होता है। घर में कोई नहीं पढ़ता, सब आलसी कामचोर मक्कार लोग बैठे हैं। झूठ नहीं बोलना, सच अपने दिल से पूछ लो। अभी का अभी इसी वक्त जिसने पढ़ा, जिसने याद किया, उसका काम बन गया। जो 1.5 घंटा 1 घंटा हमसे पढ़ लेगा, किसी भी टीचर से पढ़ लेगा और 1 घंटे में एक भी सेकंड को बर्बाद नहीं करेगा, उसका 100% लगा है कि हम कुछ और बातें कर रहे हैं, तब तक वो फटाफट वायोला, ऑक्सिलिस, कॉमलिना, अच्छा ये कौन से प्लांट्स हैं, अच्छा इनमें 2 प्रकार के फ्लावर बनते हैं, कौन कौन से, एक बनते हैं चैस्मोगेमस, एक बनते हैं क्लस्टर। हम कोई और बात कर रहे हैं, उसके बाद अगर समय निकला करने का, कुछ करने का, उसने फटाफट रिवाइज कर लिया, उसका काम हो गया। आगे देखिए, आगे कहता है कि इन सच फ्लावर, ऐसे फ्लावर में द एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर। ये किसकी बात कर रहा है? ये कैलेस्टोगेमस फ्लावर की बात कर रहा है। ये कैलेस्टोगेमस फ्लावर की बात कर रहा है। ये कहता है कि ऐसे फ्लावर में स्टिग्मा और एंथर पास पास होते हैं। जिन फ्लावर में स्टिग्मा और एंथर पास पास होंगे, उसमें किस चीज को प्रमोशन मिलेगा? सेल्फ को या क्रॉस को? सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोशन मिलेगा। अगर वो दूर दूर होते, कौन दूर दूर होते? अगर एंथर और स्टिग्मा दूर दूर होते। क्या बात है, वो प्राची बोल रही है, बहुत बढ़िया। अगर ये दोनों चीजें दूर दूर होती तो इन दोनों को मौका नहीं मिलता क्रॉस करने का। इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि जब दोनों सेक्स ऑर्गन पास पास होंगे तो इससे सेल्फिंग को प्रमोशन मिलता है। सीधे सीधे मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, सीधे सीधे मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ जो एग्जाम में आने वाले हैं। अभी टेस्ट सीरीज होगी और उस टेस्ट सीरीज में देखना आप में से कुछ लोग 360 में से 360 लेके आएंगे और कुछ लोग 60 ही लाने में रोने लगेंगे कि हे भगवान मेरे 60 क्वेश्चन के 60 मार्क्स कैसे आएंगे। तो ये डिपेंड करेगा कि आप कितने ध्यान से पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। when anthers dehisce in the flower bud, देखिए क्या बढ़िया बात लिखी है। जब एंथर फ्लावर बड के अंदर फट जाता है, डिहेंस का मतलब डिहेसेंस मतलब वो बिखर जाता है, माने उसका प्रकीर्णन हो जाता है, माने उसके अंदर के पॉलन ग्रेन बिखर जाते हैं, निकल जाते हैं। तब क्या होता है? पॉलन ग्रेन come in contact with the stigma to effect pollination। माने जब एंथर फट जाता है, उसके अंदर के पॉलन ग्रेन बिखर जाते हैं और ये सारा कार्यक्रम बड के अंदर ही होता है। ये मान लो मेरा हाथ बड है ऐसे, और इसी के अंदर इससे नहीं, और इसके अंदर के सारे के सारे बिखर गए और बिखरने। भाई पीछे आपके बैकग्राउंड से आवाज आती है, कुछ लोग भूल जाते हैं अपना म्यूट करना, उसको म्यूट कर लिया करो, उसको म्यूट कर लिया करो। और धीमे धीमे ऐसी आदत बनाओ कि जब क्लास चलेगी तो ना तो मेरे आसपास कोई आए, ना मेरे को कोई डिस्टर्ब करे। क्योंकि देखो ऐसा मान के चलो कि आप न्यू लाइट आ गए हो, आप मान के चलो कि आप हमारी क्लास में बैठे हो, उस समय आपको 1 घंटे ना पानी, ना टॉयलेट, ना खाना, ना घर का कोई काम, झाड़ू पोछा बर्तन जो भी आपको करना है, कपड़े धोने, वो सब आप 1.5 घंटे के बाद धोइए। सारा कार्यक्रम आप इस 1.5 घंटे के लिए रोक दीजिए, 1-1.5 घंटे के लिए, है ना? तो आपको ज्यादा बेनिफिट, कंसंट्रेशन डाइवर्ट होता है सर। क्या बात, देखो। और आपको अपना भविष्य बर्बाद करने की सबको आजादी है, लेकिन दूसरे के भविष्य मत खेलो भाई। दूसरे पढ़ना चाहते हैं, आपके बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, खाना खाया, खाना तैयार है, आ जाओ। अरे राम, बाद में खा लेना भाई। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आप जिम्मेदार डॉक्टर बनने वाले हैं, आप किसी की जिंदगी बचाने वाले व्यक्ति बनने वाले हैं, आप भगवान के बाद दूसरा दर्जा पाने वाले व्यक्ति बनने वाले हैं। तो आपको थोड़ी गंभीरता, थोड़ी मैच्योरिटी लानी पड़ेगी। और दूसरे के भविष्य के साथ तो बिल्कुल मत खेलिए, क्योंकि आप बर्बाद करिए, आपका भविष्य है, आपका समय है, आप बर्बाद करिए, दूसरे को प्लीज मत करिए, क्योंकि दूसरे बच्चे पढ़ते हैं, उनको डिस्टर्ब होता है। आई एम सॉरी अगर किसी को बुरा लगा हो, और थोड़ा और ज्यादा बुरा लग जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप प्लीज ऐसा मत करिएगा। आगे देखिएगा। 10 इसलिए कैलेस्टोगेमस फ्लावर्स आर invariably autogamous as there is no chance of cross pollen landing on the stigma। अरे भैया, जब तुम फ्लावर ही बंद रखोगे, जब एंथेसिस ही नहीं होगी, जब एक्सपोजर ही नहीं होगा, तो
क्लेस्टोगैमस फ्लावर में जिंदगी में कभी कोई बाहर का पॉलन ग्रेन घुस ही नहीं सकता। जब बाहर का पॉलन ग्रेन घुस ही नहीं सकता तो कभी कोई चांस ही नहीं बनेगा क्रॉस पॉलिनेशन का। इसलिए क्लेस्टोगैमस फ्लावर माने क्लोज फ्लावर में कभी भी क्रॉस पॉलिनेशन होता ही नहीं है। एक ही शर्त है, जब उसके अंदर कोई ना कोई एक सेक्स ऑर्गन डैमेज हो जाए, एक ही शर्त है जब कोई डिजीज हो जाए, एक ही शर्त है जब उनमें मैच्योरिटी का टाइम अलग अलग हो जाए, एक ही शर्त है जब उसमें कोई ना कोई ऐसी कंडीशन आ जाए कि मेल एब्सेंट है या फीमेल एब्सेंट है, तब तो क्लेस्टोगैमस फ्लावर क्या करेगा, क्रॉस पॉलिनेशन करेगा, क्योंकि जब ओपन होगा तब करने का टाइम आएगा। लेकिन अगर सब कुछ नॉर्मल है तो क्लेस्टोगैमस फ्लावर में जिंदगी में कभी क्या नहीं होता, क्रॉस पॉलिनेशन। समझ गए क्या? आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं हम लोग। ये मेरे ख्याल से सेकंड लास्ट लाइन है, क्लेस्टोगैमस फ्लावर प्रोड्यूसेस assured seed set even in the absence of pollen। क्या बढ़िया लाइन लिखी है, 10 में से 10 मार्क्स वाली, 100 में से 100 मार्क्स वाली लाइन है कि कौन से ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो बिना पॉलिनेटर के भी सीड बना सकते हैं। अब आप कहोगे पॉलिनेटर के बिना सीड बनने का क्या लॉजिक है? अरे पॉलिनेटर नहीं होंगे तो लोग क्या सोचेंगे, पॉलिनेशन नहीं होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा तो लोग क्या सोचेंगे, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो लोग क्या सोचेंगे, जाइगोट नहीं बनेगा, जाइगोट नहीं बनेगा तो लोग क्या सोचेंगे, एम्ब्रियो नहीं बनेगा, एम्ब्रियो नहीं बनेगा तो लोग क्या सोचेंगे, सीड नहीं बनेगा, और जब सीड नहीं बनेगा तो सीड सेट नहीं बनेगा। तो मैंने कहा कि अगर पॉलिनेटर नहीं होंगे तो कौन से प्लांट हैं जिनमें सीड सेट बनेगा? अरे भैया क्लेस्टोगैमस फ्लावर में पॉलिनेटर की जरूरत नहीं है, वो तो बंद ही रहता है ना भाई। जब वो बंद रहता है, अपने आप में खुद ही सेल्फ है, वो अपने सारी प्रक्रियाएं खुद ही कर लेता है, तो बिना पॉलिनेटर के भी वो पॉलिनेशन करेगा। जब पॉलिनेशन करेगा तो फर्टिलाइजेशन करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा तो जाइगोट बनाएगा, फिर एम्ब्रियो बनाएगा, फिर सीड भी बनाएगा। तो क्लेस्टोगैमस फ्लावर बिना पॉलिनेटर के ना केवल पॉलिनेशन करते हैं बल्कि सीड भी बनाते हैं। yes. अगली और लास्ट लाइन, डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो कि क्लेस्टोगैमी इज एडवांटेजियस और डिसएडवांटेजियस टू द प्लांट? आप क्या सोचते हो, ये अच्छी बात है या बुरी बात है, ये फायदेमंद बात है या नुकसानदायक बात है? बोलिए। दोनों है सर। इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। किससे? पॉलिनेशन से। इनब्रीडिंग डिप्रेशन की बात अभी नहीं करेंगे, जब हम लोग स्ट्रेटजीज एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन जाएंगे। नहीं, बहुत बढ़िया किया, बोल दिया। मैं आपको ले चलता हूँ थोड़ा आगे, फिर वापस ले आऊंगा। जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे स्ट्रेटजीज एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, वहां पे एक टॉपिक पढ़ेंगे प्लांट ब्रीडिंग, और वहां पे आपको बताएंगे हम आपको इनब्रीडिंग डिप्रेशन के प्लस और माइनसेस। आपको ध्यान से समझना है, सवाल ने पूछा है कि आपको बताना है क्यों। तो अगर मैं बीजेपी और कांग्रेस बना दूं, दृष्टि को, खुशबू को, सौरभ को एक पार्टी में कर दूं, कुछ लोगों को दूसरी पार्टी में कर दूं, कुछ लोग बताएं कि क्लेस्टोगैमी का डिसएडवांटेजेस क्या है, कुछ लोग बताएं एडवांटेज क्या है, तो ये बात समझ में आएगी। लेकिन टाइम क्योंकि ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं आपको जल्दी से समराइज कर देता हूं कि दोनों में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। एक बात समझना बेटा ध्यान से, अगर आपको अपना पेरेंटल कैरेक्टर मेंटेन रखना है, अगर आपको अपना पेरेंटल कैरेक्टर मेंटेन रखना है, पेरेंटल प्रॉपर्टीज को मेंटेन रखना है, तो थोड़ा बहुत तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्फिंग या सेल्फ पॉलिनेशन को करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने ज्यादा क्रॉस पॉलिनेशन किया तो धीरे धीरे पेरेंटल कैरेक्टर्स कम होते जाएंगे, वेरिएशन बहुत ज्यादा आते जाएंगे। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि अपनी स्पीसीज की आइडेंटिटी को बचा के रखने के लिए, अगर आप होमोसेपियंस हैं और होमोसेपियंस में खास तरह के होमोसेपियंस हैं, तो आपको अपना वो कैरेक्टर प्रिजर्व करने के लिए ज्यादा आप अगर क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे तो आपके वो जो पेरेंटल कैरेक्टर हैं, जो स्पीशीज की प्रॉपर्टीज हैं, वो धीरे धीरे बदलती जाएंगी और वेरिएशन आता जाएगा।
तो अगर आपको अपने पेरेंटल कैरेक्टर को ज्यादा ही रिटेन करना है, उसको ज्यादा ही बचा के रखना है, क्योंकि आपको लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें कैलेस्टोगैमी को क्या करना पड़ेगा, एडवांटेज की तरह देखना होगा। और डिसएडवांटेज की बात करें, अगर हम अपने पेरेंटल कैरेक्टर को ही बचा के रखते रहेंगे और नए नए कैरेक्टर नहीं लाएंगे, नए नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो क्या होगा, नए नए कैरेक्टर अगर इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे तो फिर एडॉप्टेशन में और इवोल्यूशन में बहुत दिक्कत होगी। इसलिए हमें क्या करना होता है, थोड़ा बहुत अपना वेरिएशन भी लाना चाहिए। लेकिन कैलेस्टोगैमी फ्लावर्स में कोई भी बाहर के क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो पाते, इसीलिए इसका ये डिसएडवांटेज बन जाता है कि इसमें वेरिएशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो हमें अगर वेरिएशन चाहिए तो हम कहेंगे कि कैलेस्टोगैमी फ्लावर्स के बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं। और अगर हमें पेरेंटल कैरेक्टर को बचा के रखना है जिंदगी में, तो हम कहेंगे कि कैलेस्टोगैमस एक एडवांटेज वाली, एक फायदेमंद प्रक्रिया है। समझ में आई बात क्या? सर हाँ सर। ह्यूमन जो है, अगर उसको वेरिएशन लाना है तो जहाँ का एनवायरनमेंट चेंज हो, जैसे इंडिया का एनवायरनमेंट हर जगह मान लो बाई चांस किसी जगह डिफरेंट है, बाकी हर जगह सेम ही है, तो मान लो दूसरी जगह जाए, इंडिया से बाहर जाए, वहाँ अगर कोई शादी करता है तो चेंज होगा ना, यही कहने का मतलब है आपका? जेनेटिक्स में पढ़ाऊंगा आपको विस्तार से, अति संक्षेप में आपके सवाल का जवाब देता हूँ। जीन पूल एक वर्ड होता है, जैसे मराठियों का एक जीन पूल है, पंजाबियों का एक जीन पूल है, बंगालियों का एक जीन पूल है, बिहारी लोगों का एक जीन पूल है, उत्तर प्रदेश के लोगों का एक जीन पूल है, मद्रासियों का एक जीन पूल है, अमेरिका के लोगों में भी जीन पूल है। तो जब हम लोग जीन पूल के अंदर रहते हैं, जैसे यूपी में शादी हो, बंगालियों की शादी बंगालियों में हो, मराठियों की शादी मराठी में हो, या अमेरिका में अमेरिकन की शादी हो, तो वो क्या हो रहा है, एक प्रकार से वो अपने जीन पूल को मेंटेन किए हुए हैं, अपने जीन पूल से बाहर नहीं जा रहे हैं, वही जीन सफलिंग कर रहे हैं। जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी है वही एक कांस्टेंट है, p प्लस क्यू, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1। लेकिन जब हम लोग जीन पूल छोड़ देते हैं, मराठी ने किसी बंगाली से शादी कर ली, बंगाली ने पंजाबी से कर ली, तो अब हम जीन पूल से बाहर निकल गए। वहां पर जो वेरिएशन आता है, जब जीन पूल निकल के नए कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन होता है, स्पीसीज सेम है, स्पीसीज होमोसेपियंस बंगाली भी है, अमेरिकन भी है, न्यूजीलैंड का भी है, सारे होमोसेपियंस हैं, लेकिन होमोसेपियंस होने के बाद भी सबके जीन पूल में डिफरेंसेस होते हैं। और जब हम लोग जीन पूल में डिफरेंसेस कर देते हैं, तब क्या होता है, नए नए कैरेक्टर आने शुरू होते हैं। कुछ वो ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे, वो बहुत मामूली से चेंजेस होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा बड़े बड़े कैरेक्टर नहीं कि उसके नई नाक आ जाएगी, एक पूंछ निकल आएगी, कान हाथी की तरह हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। कैरेक्टर इंसानों वाले ही रहेंगे, लेकिन उनमें जो डिग्री ऑफ पेनिट्रेशन है, जो जीन का एक्सप्रेशन है, वो थोड़ा बदल जाता है, ये फर्क पड़ता है। समझे बात क्या? यस सर। तो इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि मेरी अगली क्लास है भी 1 बजे से,